भारतीय इतिहास, ठीक है। अच्छा, कंपटीशन के हिसाब से यदि हम लोग, इतिहास बहुत बड़ा विषय है, ठीक है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछा जाता है उसमें हमें 3 फेस हैं, ठीक है। एंशियंट, मिडुअल और मॉडर्न। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये क्वेश्चन आते हैं। उसमें से जो मेन पार्ट है आपका, उसमें कल्चर और आर्कोलॉजी और सोशल, ये पार्ट आता है एंशियंट और मिडुअल से। एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता। लेकिन जो भारत का आधुनिक इतिहास है, ठीक है, उनमें क्या है, भारतीय स्वतंत्रता, ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि उनका फेस भी है, अलग अलग है। तो हम लोग पहले ये जानेंगे भारतीय इतिहास क्या है, कितने पार्ट में है, जैसा कि जान गए। एक तो प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, कौन सा हो गया, प्राचीन भारत, ठीक है, भारत का इतिहास हो गया। दूसरा क्या है, मध्यकालीन है, मध्यकालीन, ठीक है, भारत का इतिहास हो गया, ठीक है। तीसरा है आधुनिक। अच्छा, आधुनिक भारत, ठीक है, आधुनिक भारत, ठीक है, भारत का इतिहास। अब इनका टाइम पीरियड भी होगा, ठीक है। इतिहास की सबसे बड़ी बात क्या है, उसकी तिथि, तिथि याद करना, उसका डेट क्या है वो याद करना थोड़ा टिपिकल होता है, तो उसके विषय में हम लोग जान जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तिथियां क्यों डिसाइड की गई, कोई कारण होगा, कारण होगा, ऐसा तो होगा नहीं कोई आपका जन्म हुआ है, आपकी मृत्यु होगी, आप जवान हुए हैं या कोई काम किया होगा, तभी उसकी घटनाएं तभी लिखी जाती है ना, वो डेट याद की जाएंगी ना, इसलिए। तो जो प्राचीन इतिहास है, यानी कि मानव के विकास से आरंभ से, मानव जो इतिहास क्या है, ये प्राचीन काल, इसमें क्या प्राचीन काल में आप मानव जीवन के आरंभ से मान लीजिए, ठीक है। ये आरंभ से मतलब कि मानव जीवन का आरंभ मान लीजिए। लोग कहते हैं मानव जीवन पृथ्वी 25 लाख वर्ष पहले आया, कोई 40 से विवाद है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग क्या है, जो समझदार मानव हुआ होमोसेपियंस है, ठीक है, उनसे पहले भी मनुष्य रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो ही रहे और जीव रहे होंगे। इतिहास तो बहुत अनादिकाल से चली आई, जब पृथ्वी और इनका विकास हुआ है जीव जंतुओं का, ठीक है, तब से इतिहास है। लेकिन हम लोग इतिहास में मानव की जो अतीत की महत्वपूर्ण घटित घटनाएं हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं हम लोग, तो वो पढ़ेंगे। तो हम लोग आरंभ से, इसको क्या कहते हैं, आरंभ से, ठीक है। आरंभ मतलब कि कोई तिथि नहीं है, ठीक है। प्रारंभ और आरंभ समझते हो आप लोग, आरंभ होता है स्वतः चालू होता है, और प्रारंभ क्या होता है, उसको स्टार्ट की जाती है। जैसे ट्रेन है, ट्रेन चलती है ना, तो उसका टाइमिंग शेड्यूल होता है, इतने बजे ट्रेन चली। लेकिन एक कोई घोड़ा है, घास चल रहा है, ठीक है, अपने आप चल जाए, वो आरंभ हो गया चलना, ठीक है, ऐसा उसका कोई तिथि और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आरंभ से लेकर के ये प्राचीन भारत, ये लगभग कब तक, जब तक हमें लिखित साक्ष्य नहीं आ जाता, ठीक है। यानी कि ये मान लीजिए क्या कहते हैं, ये अपना इंडस वैली तक मान लो, ठीक है, सिंध घाटी 5000 ईसा पूर्व तक मान लो, 5000 6000, मतलब एक सर्टेन नहीं ना, ईसा पूर्व, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये समझते हो ईसा पूर्व ईस्वी में अंतर समझते हो क्या है? हाँ, अब इसको मैं अलग से बता देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मध्यकालीन है, मतलब प्राचीन हो गया, और प्राचीन में फिर इसके बाद इसके भी पार्ट है, इनको मान लीजिए मध्यकाल। प्राचीन को हम लोग जब यहाँ पर मुस्लिम शासन यानी कि हाँ तुर्क शासन स्थापित होता है, ये इसमें भी पार्ट है, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास में भी पार्ट है, इसमें प्री हिस्टोरिक जो प्रोटो हिस्टोरिक, मतलब कि प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल, इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ये मान लीजिए अपना आरंभ से लेकर के कहाँ तक का पढ़ेंगे हम लोग, आरंभ से लेकर के ये 12वीं शताब्दी तक, ठीक है। 12वीं शताब्दी, अभी बताएंगे क्यों पढ़ रहे हैं 12वीं शताब्दी तक, ठीक, क्यों है उसके विषय में पढ़ाएंगे, ठीक है। 12वीं शताब्दी से लेकर के ये मध्यकालीन इतिहास सबसे 12वीं से मान लीजिए, ठीक है, 12वीं शताब्दी से लेकर के कब तक, ये 1757 तक मान लो, ठीक है, 1757 ईस्वी तक। कब तक, 1757 ईस्वी तक। फिर ये 1700 आधुनिक भारत का 1757 से लेकर के मान लीजिए, यानी कि जब प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद से लेकर के
आज तक का मान लो या 1964 तक का मान लो, जो आपके सिलेबस में, वैसे आज तक का मान लो, ठीक है। अब तक कर लो। हाँ हाँ, मध्यकाल और आधुनिक, ठीक है, ये तीनों पीरियड खत्म हो गए ना। ये मेन चीजें हैं आपको पढ़ना भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब लेकिन अगर हम लोग एक एक फेस पढ़े इसमें, ठीक है, इतिहास। अच्छा, एक बात अभी बीच में आई थी, ईसवी और ईसा पूर्व, ठीक है। आप जैसे अभी विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई करेंगे आगे, कहीं कहीं आपको देखो लिखा रहेगा क्या, कहीं जैसे आपको डेटिंग के लिए एडी लिखा रहता है, पढ़ा ना। हाँ, एडी, हाँ, बीसी, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है इसे। हाँ, ये एडी का एमेनो डिमोनो बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब ईसा के जन्म से, ठीक है, ईसा के जन्म, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं आफ्टर डेथ बोलते हैं, वो गलत है। आप समझ रहे हो भाई, कोई व्यक्ति, सुनो, हाँ हाँ, नहीं नहीं, सुनो, अब जैसे लोग, कुछ लोग कहते हैं एमेनो डुबेने का मतलब ईसा के लार्ड के जन्म से, ऐसा बोला, उसका अर्थ होता है लार्ड के जन्म। लार्ड का मतलब किसको कहा गया, ईसा मसीह को। अभी इसके विषय में बताएंगे कि ईसा मसीह को ही हम लोग क्यों, उनके बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए, क्योंकि जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, ठीक है, या वैश्विक रूप से अंग्रेजों का प्रभुत्व था, हर जगह पर्याप्त था, ठीक है, तो उनके हिसाब से शासन व्यवस्था चलती थी, उनके हिसाब से तिथियां भी चलेंगी। तो उनके इष्ट कौन है, ईसाइयत को मानने वाले लोग थे, तो उनके ईसा मसीह ही गॉड थे, ठीक है। तो इस कारण से उनके जन्म से उन्होंने एक व्यवस्था दी थी, उनके हिसाब से उन्होंने ये चलाया था। तो ईसा मसीह के जन्म से एडी का एमेनो डिमोनो कहा जाता है। बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा आफ्टर डेथ, लेकिन वो गलत है। कोई व्यक्ति है, आप समझिए, कोई व्यक्ति है, जन्म होगा, मरेगा, तो उसके बीच में का समय होगा कि नहीं होगा, तो वो गलत है ना डेटिंग। वो ये इसका एडी का मतलब है ईसा के जन्म बाद का, ठीक है। फिर बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है ना। तो कोई जन्म होगा या उसके पहले होगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो जहां पे बीसी, यहाँ पे ईसा पूर्व लिखा जाता है, ईसा मसीह के जहां जन्म से पूर्व। ये क्लियर है, कहीं भी आएगा तो जब मैं बोलूंगा ईसा, ईसवी और ईसा, ठीक है, ईसवी और ईसा पूर्व बोलेंगे, समझ में आ जाएगा ना, ठीक है, क्लियर हो गया। ये बेसिक चीजें हैं। आपको जो हम लोग तिथि क्रम के अनुसार से पठन पाठन करेंगे इतिहास का या किसी विषय का, तो आपको ये बहुत काम देने वाली चीज है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास अगर हम लोग बात करें, हैं, यदि हम लोग प्राचीन भारत, ठीक है, अब इतिहास को जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं ना, देखो हम लोग एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न कर दिए नॉर्मल भाषा में, लेकिन इनके भी फेस है, ठीक है। हिस्ट्री के 3 फेस हैं, ठीक है, कौन कौन से। एक तो है प्राग इतिहास काल, कौन सा, मुख्य रूप से जो मेन पार्ट बटे हुए हैं, प्राग ऐतिहासिक, ठीक है। अब इनका पहचान भी बता दूंगा, ठीक है। दूसरा, इनको प्री हिस्टोरिक एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्री हिस्टोरिक एज ना, ठीक है, आप समझ लीजिए, ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज हो गया। दूसरा फेज क्या है, आद्य ऐतिहासिक। समझ में आ रहा ना भैया, ऐतिहासिक, ठीक है। ये प्रोटो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक एज। ना समझ में आए तो आप बताइएगा, हिस्टोरिक एज, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसको ऐतिहासिक काल, ठीक है, इतिहास या ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है, हिस्टोरिक एज, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें प्री हिस्टोरिक एज में, ठीक है, इसमें क्या है कि हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमें क्या इतिहास में हमें क्या क्या मिलता है, लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। जो पुरातात्विक अवशेष हैं मानव संस्कृतियों के या सभ्यताओं के या उनके खान पान की वस्तुएं या उनके रहन सहन के, ठीक है, या उनके औजार हमें जो प्राप्त होते हैं, वो हिस्टोरिक, इसके प्री हिस्टोरिक एज में कहलाता है।
ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक एज में हमें क्या है, लिखा पढ़ा कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। ये है कि जब तक हमें लिखा पढ़ा, इसका जो नेचर है आप समझ सकते हो कि ये कौन सी केस में जा सकता है, ठीक है। तो हमें लिखा पढ़ा तो साक्ष्य नहीं मिलता है, केवल हमें पुरातात्विक जो अवशेष हैं उस समय के मनुष्यों की जो अवशेष मिले हुए हैं, स्कल्प मिला हुआ, खोपड़ियां कंकाल मिली है उनके द्वारा, या उनके निवास स्थान मिली है, ठीक है, उनके खान पान की जो दैनिक उपभोग में आने वाले बर्तन या इत्यादि से हम लोग प्रागैतिहासिक, प्री मतलब स्टार्टिंग के, उनका केवल पुरातात्विक अवशेष से हम ही उनका इतिहास जान पाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब दूसरा फेस आता है आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। कौन सा आता है, ये आदि ऐतिहासिक में हमें क्या ना, इसमें पुरातात्विक, इसमें केवल पुरातात्विक यानी कि आर्कोलॉजिकल, ठीक है। ये पहला फेस जो है इसमें पुरातात्विक, ठीक है। तात्विक अवशेष ही महत्वपूर्ण है, इन्हीं के द्वारा हम इतिहास जान पाते। दूसरा क्या है, अब इसमें क्या है, इसमें पुरातात्विक के साथ साथ लिखित अवशेष भी मिलते हैं, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं या उसको हमारे पास है नहीं, अपर्याप्त है, ठीक है। इस कारण से हम उसको पढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो क्या हो गया, ये पुरातात्विक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं आपको, और प्लस लिखित है, ठीक है। लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन क्या हम उसको पढ़ नहीं पाए। उसका एग्जाम्पल जैसे आप जानते हो, सिंध घाटी सभ्यता के जो हमारे किलाक्षरी में कहा जाता लिखा 250 मूल भाषाएं, उससे 400 वर्ड हैं उनके, ठीक है, ठीक है, अल्फाबेट में, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। कई लोगों ने, कई विद्वानों ने, एक आर के वर्मा जी थे और एक कुछ और विद्वान हैं, उन लोगों ने चैलेंज किया, लेकिन पूर्णतः पढ़ नहीं पाए वो, क्योंकि उनकी भाषाएं कुछ ऐसी है कि हम पढ़ नहीं पाए। दूसरा वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल के जो हमें इसमें आएगा दो, एक तो पहला हो गया इस केस में, ठीक है, एक तो हो गया पहला आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इसको हम हटा देते, हटा दे, ठीक है। ये सिंध घाटी सभ्यता, ठीक है, इसमें के अंतर्गत कौन कौन सी आ जाएगी, सिंध घाटी सभ्यता, इसका अलग अलग नाम है, अलग अलग बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा मैं। सिंध घाटी सभ्यता हो गई, और दूसरा वैदिक सभ्यता, ठीक है। अब कहोगे सर वेद तो संस्कृत में लिखे गए, पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन क्या जो वेद का ओरिजिनल, ठीक है, वैदिक सभ्यता जो है उसके विषय में, भारत में ही ओरिजिन हुई, तो उसका तो लिखा पढ़ा तो है, लेकिन अपने पास नहीं है ना, उसका मूल स्रोत है नहीं, कहीं कहीं उदाहरण मिले हैं उनके द्वारा निकाले, वेद अपने पास है नहीं। जो कहें कि हम वेदों में ये बात लिखी गई, ये बातें हैं कि जो अलग अलग बाद के अरण्यक उपनिषद और अन्य चीजें जब हुई, उनके द्वारा हम निकाल सकते हैं या पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो ये भी, यानी कि हम लोग मौन है ना, पढ़ तो इसको पढ़ नहीं सकते हैं, और ये मिला नहीं, तो फिर हम कहाँ डिपेंड हो गए, पुरातात्विक अवशेष पे हो गए ना, तो इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का। अब हम लोग ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक काल क्या, कौन सा है ये, तीसरा वाला अपना ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। अब मान लीजिए, अब इसमें क्या होता है, हमें लिखा पढ़ा भी मिलेगा, ठीक है, पुरातात्विक तो है ही, ठीक है, पुरातात्विक प्लस लिखित, ये दोनों साथ उपलब्ध हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो और हिस्टोरिक एज, तीनों क्लियर हो गया। अगर कोई पूछेगा आंख बंद करके तो आप जवाब दे दोगे कि प्री हिस्टोरिक एज में हमें क्या है, पुरातात्विक अवशेष ही क्या कहते हैं के द्वारा ही हम तत्कालीन समाज के या व्यक्तियों के विषय में इतिहास निकाल सकते हैं, ठीक है। इनमें क्या, पूरा पाषाण काल आपका, आरंभ से लेकर व्यक्ति के उद्भव और विकास से लेकर के पूरा पाषाण काल, इसमें पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक काल में कौन सा आएगा अपने पास, पुरातात्विक के साथ साथ लिखित साक्ष्य है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते, ठीक है, पढ़ नहीं पाए या उपलब्ध नहीं है, तो क्या होगा, वो प्रोटो हिस्टोरिक किया जाता है, उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। उसमें क्या है, कौन कौन सी आ जाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता और हाँ वैदिक सभ्यता, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में। और दूसरे परिप्रेक्ष्य अगर विदेशियों में मेसोपोटामिया, इन सबकी जो सभ्यताएं थी उनके विषय में पढ़ेंगे, अलग हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन यही चीज फेस रहेगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद हिस्टोरिक एज में हमें पुरातात्विक और लिखित क्या कहते हैं, स्रोत के रूप में प्रयोग में लाते हैं, उनके द्वारा हम इतिहास निकाल पाते हैं तत्कालीन समाज का, तो ऐतिहासिक काल वो कहलाता है। क्लियर हो गया। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इतिहास
हमारे अतीत में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का तथ्यात्मक अध्ययन है। कोई बात कोई ऐसे ही कह दे कि हमारे अतीत में ऐसा घटित हुआ, जब तक उसका तथ्य नहीं है तब तक हम उसको इतिहास नहीं मान सकते, जब तक वो तथ्यों के माध्यम से प्रमाणित ना हो जाए। जानते इतिहास क्या है? हमारे अतीत के महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रमाणिक अध्ययन है। तो उसको जानने के लिए, प्रमाणित करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्रोत हैं, उनके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? पहला तो है आपका पुरातात्विक अवशेष स्रोत है, ठीक है। कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत है। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, जो पुरातात्विक, अभी इसको विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा, पहले 3 हेडिंग है इनके। इतिहास को जानने के 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है: पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, ठीक है। तो हम लोग अगर पहले पॉइंट में बात करें पुरातात्विक अवशेष की, पुरातात्विक अवशेष क्या होते हैं? जो भौतिक रूप से हमें प्राप्त होता है, जैसे आपके अभिलेख हो गए। अभिलेख का मतलब क्या है? आपने कहीं मंदिर में गए होंगे या कि यहाँ कहीं पे शिलापट्ट देखा होगा, या आपने किसी मुद्रा पे कुछ लिखा पढ़ा दिखा होगा, है ना? उनको क्या कहते हैं? अभिलेख, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा सामान्यतः अभिलेख, अशोक का अभिलेख, ठीक है, हाथी गुफा का अभिलेख, किसी मंदिर में गए उसमें सन ईस्वी निर्माण का समय लिखा होता, वो अभिलेख है। इसको इपिग्राफी कहा जाता है। क्या है? इपिग्राफी कहा जाता है। हाँ हाँ, ठीक है, अभिलेख के अध्ययन को इपिग्राफी। उसके बाद मुद्राएं, मुद्रा मतलब सिक्के, ठीक है। तो सिक्कों के द्वारा हम इतिहास निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कहीं किसी सिक्का प्राप्त हुआ, तो वो किस धातु का बना हुआ है, तत्कालीन समय का, क्या कहते हैं, कौन सी धातु प्रयोग में लाई जाती थी, उसमें कैसी कलाकृतियां बनी है, किस राजा का नाम है, उसमें कौन सी तिथि है, कहाँ कहाँ से उसका विस्तार है, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ, उस टाइप की मुद्रा प्राप्त हुई हमें, तो उससे हम इतिहास निकाल सकते हैं। तीसरा स्मारक, मतलब भवन होते ना, स्मारक, जैसे मंदिर हो गया, ठीक है, राजप्रसाद हो गए बड़े बड़े, ठीक है। तो ये उनके द्वारा हम भवन, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग खुदाई किए, बड़े बड़े भवन मिले हुए, जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि जगह से, तो उनसे द्वारा इतिहास हम निकाल सकते हैं। मूर्ति कला, अब किसकी मूर्तियां मिली? अब एक ही चीज से, जैसे मूर्ति कला है, अब उसमें किस देवी देवता की मूर्ति है, किस प्रकार की लौकिक मूर्ति है, या देवी देवताओं की है, किसी की लौकिक मूर्ति उसे कहा जाता है जो सामान्य व्यक्ति की मूर्ति हो। लेकिन जब देवी देवताओं का अलंकरण करके उनको मूर्ति बनाई गई हो, तो उसको क्या कहते हैं? देवी या अलौकिक कहा जाता है, मूर्तियां कह सकते हैं हम लोग उनको। तो उनके किस आस्था को मानने वाले थे? मात्र सत्तात्मक थी, या देवियों को मानने वाले थे, या शक्ति को मानने वाले थे, या फिर देवताओं को मानने वाले थे, ठीक है। उनके द्वारा हम निकाल सकते हैं। लौकिक में भी किसी, मान लो किसी राजा की मूर्ति बनी हुई है, उसके द्वारा हम निकाल सकते हैं भाई वो राजा तो एक क्या कहते हैं, किसी राज्य का शासक है, वो तो देवता हो नहीं सकता, लेकिन मानते थे उस समय, प्राचीन काल में लोग अपने आप तुलना करते थे। लेकिन क्या वो लोग चित्रकला है? मतलब फिर उसके बाद चित्रकलाएं, जैसे आपने कभी चित्रकला कई तरह की हो सकती, आप दीवारों पे देखा होगा चित्र बना हुआ, देखा ना, उनके द्वारा कौन से रंग प्रयोग में लाए गए आदि जैसे चीज है, जो ये पुरातात्विक अवशेष के अंतर्गत आती है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है साहित्यिक स्रोत। अच्छा, साहित्यिक स्रोत में अपने पास क्या रहेगा कि इसमें जो पहले जो शास्त्र लिखे जाते हैं, जो लिखा पढ़ा साहित्यिक मतलब जो लिखित रूप में हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो उसको जो प्राचीन काल में जो लेखन कला थी, तो किससे, आज जैसी लेखन कला नहीं थी, वहां पे क्या धर्म विशेष या लौकिक और अलौकिक दो तरह के साहित्य लिखे गए। एक धर्म से के संबंध में जो बातें बताई गई हैं उनको लिखा गया है, और कुछ लोगों ने, जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, विशाखदत्त ने उस पर टीका लिखी, ठीक है, मनुस्मृतियां, ठीक है, ये सारी चीजें लिखी गई, ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग अगर बात करें धार्मिक साहित्य की बात करेंगे, अगर साहित्य, हम प्राचीन भारतीय इतिहास के दूसरा पॉइंट देखते हैं, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या होता है कि जो हमें लिखा हुआ जो सामग्री प्राप्त होती है, वो साहित्यिक स्रोत में, साहित्य के रूप में, चाहे वो किताबों के माध्यम से, खंड काव्यों के माध्यम से। तो अपने पास जो प्राचीन काल में उसमें जो लेखन कला थी, तो दो तरह के लेखन कलाएं थी के रूप में लिखा जाता है। एक तो धर्म से परिपूर्ण जो साहित्य होते थे, और दूसरा लौकिक साहित्य होते थे, ठीक है। कौन सा? साहित्य स्रोत में दो तरह के होते हैं, एक धार्मिक हो गए और दूसरा लौकिक साहित्य। तो इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे
धार्मिक साहित्य में। अच्छा, प्राचीन भारत में दो तरह के धर्म था, जैसा आप जानते होंगे। एक ब्राह्मण धर्म, जिसको वैदिक धर्म भी कहा जाता है। क्या? ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण धर्म था। और दूसरा ब्राह्मणेतर या अवैदिक, जिसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। ब्राह्मण जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय, ऐसे, ठीक है, उनके विषय में। तो ठीक है, ये ब्राह्मणेतर, ब्राह्मणता या अवैदिक, ठीक है, जिसको या अवैदिक, ठीक है। अब ये जो ब्राह्मण धर्म है, इसको वैदिक साहित्य भी कहा, वैदिक धर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यों? हाँ, वैदिक धर्म इसलिए कहा जाता है कि वैदिक धर्म, क्योंकि इसके जानने के लिए ब्राह्मण धर्म को वैदिक इसलिए कहा जाता है, उसका आधार जो है वेद है, ठीक है, ठीक है। तो वेद कितने हैं अपने? पहले इसमें वेद कितने हैं अपने? 4 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? हाँ, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। इनके अलग अलग ऋषि हैं। जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है, ठीक है, और सबसे बाद का कौन सा है? अथर्ववेद है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? फिर उसके बाद वेद को, इसके वेदांग लिखे गए। वेद के बाद क्या लिखा गया? वेदांग, इसलिए 6 हैं। कितने हैं? 6 वेदांग है, ठीक। ज्योतिष, कल्प, छंद, ठीक है, निरुक्त, ये क्या है? इस उनको क्यों लिखा गया? इनको समझने के लिए। वैदिक जो ऋचाएं, वेद जो लिखे गए संस्कृत में लिखा गया, और ये क्लिष्ट भाषा थी, इनको समझने के लिए इन भाषा विज्ञान, छंद, ज्योतिष, शिक्षा, ठीक है, और इन सबको कल्प आदि का निर्माण किया गया, ठीक है, उनको समझने के लिए। फिर उसके बाद वैदिक साहित्य में वेद के बाद आते हैं अरण्यक, ठीक है, अरण्यक, ठीक है। अरण्यक का मतलब जंगल में, ठीक है। जंगल में जो विद्या अध्ययन होता था ऋषियों महर्षियों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा, उनका जो है वो लिखे गए, ठीक है। अरण्यक, उनको अरण्यक इसलिए अरण्यक इसलिए कहा जाता है कि जंगल में या वन में जो अध्ययन अध्यापन विद्या की प्रचार प्रसार हुआ, उसको क्या कहा गया? अरण्यक कहा गया, ठीक है। वो लिखे गए, अलग अलग अरण्यक हैं, उनके विषय में विस्तृत बताऊंगा आप लोगों को जब वैदिक परंपरा पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इसमें आ जाता उपनिषद, ठीक है। धार्मिक वैदिक साहित्य में अपना क्या आता है? उपनिषद। उपनिषद, उपनिषदों की संख्या कितनी है? पहले उपनिषद समझिए क्या है। ये 2 शब्दों से बन के मिलके बना है, उपधन निषद। वो विद्या, ठीक है, आत्मा परमात्मा की वो विद्या या ज्ञान, ठीक है, जो गुरु के उप मतलब नजदीक, ठीक है, निषद मतलब बैठना, कि जो गुरु के समीप बैठ करके जो अध्ययन अध्यापन गुरु शिष्य के द्वारा आत्मा परमात्मा या रहस्य की बात कही गई, वो विद्या की, वो क्या है? उपनिषद है। इनकी संख्या कितनी है टोटल? लगभग 108। कितनी है? प्रमाणित जो अपने को मिले हैं 12 मिले हैं। कितने प्रमाणित? अभी 12 मिले हैं, ठीक है। इन उपनिषदों के बाद कौन सा नंबर आता है इन लोगों का? अब हम लोग क्या उपनिषद पढ़ लिया, उपनिषद के बाद हम लोग अगर साहित्यिक स्रोत में, धार्मिक साहित्य में अगर वैदिक साहित्य की बात करें तो उसमें आता है अपने पास पुराण आते हैं। क्या आते हैं? पुराण, ठीक है। पुराणों की संख्या क्या है? 18 पुराण है, ठीक है, जिसमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ठीक है, गरुड़ पुराण आदि 18 पुराण है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। क्या है? मत्स्य पुराण, ठीक है। उसके बाद क्या है? वायु पुराण है। वायु पुराण में क्या कहते हैं? गुप्तकालीन। अच्छा, इनके जो पुराण है, पुराण का मतलब पुराना, ठीक है, पुराण का तात्पर्य होता है पुराना। पुराना का उसमें क्या है? इसमें 5 विषय दिए गए हैं, ठीक है, सर्ग, प्रतिसर्ग, ठीक है, मनुष्य चरित्र और मनुष्य चरित्र। इसमें क्या? सर्ग का मतलब क्या होता है? शिष्य के निर्माण के, प्रतिसर्ग शिष्य के निर्माण के बाद, ठीक है, और फिर वंशावलियां, इसमें सर्ग प्रतिसर्ग यानी सृष्टि बना, फिर उसका प्रलय आया, फिर नई सृष्टि का निर्माण हुआ, ठीक है। मनुष्य चरित्र यानी कि वंशावलियां जो है, वंशावलियों में राजाओं की और ऋषियों की वंशावलियां आदि विषय इनके अंतर्गत हम लोग जानते हैं। इन्हीं मत्स्य पुराण के द्वारा हम लोग जो सबसे पुराना है इनमें जो अपना सातवाहन संप्रदाय वो है, शासन काल है, उसके विषय में जानकारी मिलती है। वायु पुराण से हमने क्या है? मौर्यकालीन इतिहास जानने को
के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। और विष्णु पुराण जो है, नहीं नहीं सॉरी, विष्णु पुराण जो है अपना क्या है, मौर्यकालीन है, ठीक है, और वायु पुराण है गुप्तकालीन, ठीक है। इनके द्वारा इतिहास निकालते हैं। तो इन पुराणों के द्वारा हम भी इतिहास निकालने के स्रोत के रूप में प्रयोग में लाते हैं। स्मृतियां, जैसे आपने स्मृतियां की संख्या काफी है, जैसे मनुस्मृति, नारद स्मृति, ठीक है, अकबर की स्मृति, ठीक है, बृहस्पति स्मृति, ठीक है, ऐसे स्मृतियों की संख्या दी गई है। तो वैदिक, अच्छा उसके बाद दर्शन आते हैं। क्या आते हैं स्मृतियों के बाद? दर्शन। जो अपने भारतीय, अगर मनुस्मृति है भारतीय, अगर व्यवस्था की, सामाजिक व्यवस्था की बात करें, मनुस्मृति के अनुसार बनाया गया था, ठीक है। वर्णाश्रम, ये सारी चीजें जो थी, वर्ण व्यवस्था तो अपने वैदिक काल में भी थी, उसको जब पढ़ाएंगे उसके विषय में पढ़ेंगे। लेकिन जो समाज व्यवस्था का सबसे प्रारूप जो हम लोग देखना, लेटेस्ट देखना है, मनुस्मृति थी। बाद में उसे परिवर्तित की गई, बहुत अच्छी बातें भी थी उसमें, बहुत सारी चीजें बाद में जोड़ी गई, वो समाज के लिए उचित नहीं रही या अपने वर्तमान परिहार के लिए ठीक नहीं है, वर्तमान समय के लिए अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद क्या है? दर्शन। दर्शन समझते हो? दर्शन का मतलब हो देखना, ठीक है। जैसे एक था पतंजलि ने किया था क्या? योग, ठीक है। एक दर्शन था योग, बाबा रामदेव प्रचार प्रसार करते हैं ना, पतंजलि आश्रम चलाते हैं। इनके गुरु कौन थे जिन्होंने हुआ? पतंजलि, ठीक है, पतंजलि हुए। दूसरा सांख्य, ठीक है, पहला हो गया पतंजल। सांख्य दर्शन किसने दिया? कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है न्याय दर्शन, किसने दिया? गौतम ऋषि। किसने? हाँ, गौतम ऋषि, ठीक है। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ठीक है, वेदरायण, कणाद, ठीक है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ऐसे दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। तो ये अपने प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के धार्मिक साहित्य के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। या बौद्ध, जैन, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो अभी वैदिक साहित्य पढ़ा, जिसको ब्राह्मण साहित्य भी कहते थे धार्मिक परिप्रेक्ष्य में। अब धार्मिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग ब्राह्मण धर्म से इतर हटके जो साहित्य थे उनके विषय में पढ़ेंगे। उसमें मुख्य रूप से प्राचीन भारत में कई संप्रदाय हुए थे, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, बौद्ध, जैन, अजीवक, ठीक है, अकिरियावाद, ऐसे 300 लगभग संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन उसमें से जो अपना बौद्ध और जैन साहित्य है वो प्रमुख रूप से प्राप्त होते हैं, उनके विषय में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो अगर बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें, ब्राह्मण धर्म से हटके बौद्ध साहित्य में ये पिटक आते हैं। कौन से? पिटक। पिटक का मतलब होता है टोकरी। किसी चीज में टोकरी होती है ना, जिसमें सामान रखते हैं, किसी का गुच्छा या किस चीज का, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई बातों का वो एक पिटारा, ठीक है, पिटक। तो इसमें पहला है सुत पिटक। कौन सा है? सुत पिटक। दूसरा अभी धम्म पिटक। फिर उसके बाद कौन सा है? विनय पिटक, ठीक है। ये 3 पिटक है, बात समझ गए। अब इनमें अलग अलग विषय है। जैसे अगर हम लोग बात करें सुत पिटक में, ठीक है, सुत पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं, शिक्षा उनके, इसमें कई खंड हैं, जैसे कुद्दक निकाय हो गया, अगुंतर निकाय हो गया, ठीक है, ऐसे 5-7 भाग हैं, कई भाग हैं। इसमें जातक है। सुत पिटक में महात्मा बुद्ध के द्वारा जो सुत पिटक में बातें बताई गई हैं वो है, ठीक है, बात समझ रहे, उनकी शिक्षाएं जो है महत्वपूर्ण वो बताया गया है, ठीक। फिर उसके बाद सुत पिटक, उसके बाद आपका जो विनय पिटक है, मोटी मोटी चीजें हम आपको बता रहे हैं, इसको जब पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म, उसमें सब विस्तृत रूप से मैं पढ़ाऊंगा। ये जो विनय पिटक है, विनय पिटक में
जो बौद्ध धर्म के भिक्ष भिक्षुणियां होती थी, श्रमण जिनको कहा जाता था, ठीक है, उनके लिए जो चैत्य और विहारों में निवास करते थे उनके लिए नियम कानून था। विनय का मतलब आचार विचार आपका कैसा होना चाहिए, कैसे होना, उसके विषय में विनय पिटक में लिखा गया, ठीक है। बाद में फिर क्या अभिधम पिटक लिखा गया, अभिधम, ठीक है, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक क्या है? जो बौद्ध धर्म का धम्म है, धम्म जिसको कहते हैं हम लोग, जो उनमें बात बताई गई, जो रहस्य बताए गए, ठीक है, उन चीज को लिखा, सबसे बाद में ये लिखा गया, ठीक है, अभिधम पिटक। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखो एक अश्वघोष थे, संस्कृत में उन्होंने लिखा, ठीक है, कौन से? अश्वघोष, एक राइटर हो, अश्वघोष, ठीक है। इन्होंने हाँ बुद्ध चरित, स्वर्णानंद, ठीक है, आदि से पुस्तक लिखी, संस्कृत में लिखा। फिर दिव्यावदान, ठीक है, ये संस्कृत साहित्य है। एक चीन के तिब्बत के थे तारानाथ, कांगूर और तांगूर, ठीक है, साहित्य लिखा उन्होंने। तो इस प्रकार बौद्ध साहित्य या प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्रोत कौन? ये सब चीजें हैं, ठीक है, ये हो गया। और सारी चीज बहुत सारी, और इनकी भाषा क्या, लेखन कला की किसमें थी? पाली भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में। क्लियर हो गया। ये अपना ब्राह्मण साहित्य जो लिखे गए संस्कृत साहित्य में लिखे गए थे, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और ये पाली भाषा, पाली भाषा जन सामान्य की उस समय की पाली भाषा हुआ करती थी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं जैन, ब्राह्मणेतर साहित्य के बाद जैन धर्म, जैन, ठीक है, जैन धर्म या जैन साहित्य, ठीक है। ये किस भाषा में है पता है आप लोगों को? प्राकृतिक भाषा में, वो भी जन सामान्य की भाषा थी, ठीक है। तो जैन साहित्य में इसके अंग बताए, जो साहित्य है अंग है जैनों के, जो महत्वपूर्ण है अंग है, ठीक है। दूसरा उपांग है, ठीक है, अंग उपांग, क्षेत्र है, प्रकीर्ण है, ठीक है, इनकी संख्या 6 है, इसकी 4 है, ठीक है। अंग हैं जो कितने हैं? 12 हैं, ठीक है, उपांग भी 12 है, ठीक है। ये प्रकृत भाषा में लिखे गए हैं। क्लियर हो गया। तो ये अपने ब्राह्मण धर्म से हट करके बौद्ध और जैन धर्म में अंग उपांग क्षेत्र प्रकीर्ण, ठीक है, ये चीजें लिखी गई, ठीक है। ये साहित्य है, इनके द्वारा हम लोग प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्रकृत मतलब ये जो जन सामान्य की भाषा उस समय हुआ करती थी, क्योंकि उस समय भी संस्कृत और थी, विद्वान जानते थे। जैसे सब कुछ सभी को संस्कृत का पता ज्ञान नहीं था, वो लोग क्या करते थे, कुछ लोग मुट्ठी भर लोग जानते, लेकिन जन सामान्य की पाल और प्रकृत भाषा हुआ करती थी, और वो उसमें लिखा गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि इनका धर्म क्या, जन से, लोगों से जुड़ा हुआ था, ठीक है, वर्ग विशेष से नहीं था, वो जन सामान्य को भी जोड़ते चलते थे। इसलिए व्यवहारिक धर्म होने के कारण ये प्रकृत और पाल भाषा में लिखी, पाली भाषा में लिखी गई ना, बौद्ध और जैन धर्म। क्लियर हो गया यहाँ तक का। अब हम लोग पढ़ते हैं लौकिक साहित्य, ठीक है। इसके बाद लिखित रूप में हमें क्या मिल सकता है? ये तो धार्मिक हो गए सारे। अब इसके बाद लौकिक साहित्य हो गया, अलौकिक, ठीक है, ये लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में अब जैसे हम लोग कहते हैं महाकाव्य लिखे गए, रामायण और महाभारत, ठीक है, रामायण और महाभारत। रामायण क्या है? रामायण किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, ठीक है। और इसमें जब लिखा गया तो इसमें किसमें लिखा? संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसमें कितने श्लोक थे? 6600। फिर बाद में ये 12000 हो गए। कितने हो गए? हाँ आ जाओ, ठीक है, ठीक है। ये चतुर्विंशति कहा जाता है, क्या आ गया, ठीक है। कौन कौन से महाकाव्य? 2 हैं, रामायण, रामायण और महाभारत, ठीक है, महाभारत। रामायण किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, ठीक है। और ये पहले जब लिखा गया 6600
इस लोग थे, ठीक है। बाद में 12,000 हो गए, फिर उसके बाद 24,000 हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये चतुर्विंशत, ठीक है, कहा जाता है। फिर उसके बाद महाभारत जब लिखा गया 8,000 श्लोक थे। कितने? 8,000। फिर उसके बाद 24,000 हुए, फिर 1,00,000 हो गए। इसको पहले जय संहिता कहा जाता था। इसको वेद व्यास ने लिखा। किसने लिखा? महाभारत को वेद व्यास ने लिखा, ठीक। हाँ, वेद व्यास या वेद व्यास था, ठीक है। क्लियर हो गया ये। फिर 1,00,000 इसको पहले ही जय संहिता के नाम से जाना जाता था। 8,000 श्लोक जब था, इसको जय संहिता, इसमें 18 पर्व है, ठीक है। और 24,000, फिर उसके बाद 1,00,000 हुआ ये उसको, तब उसको महाभारत कहा जाने लगा। क्लियर हो गया। उसके बाद लौकिक साहित्य में कौटिल्य है एक, अर्थशास्त्र, नाम सुना होगा आपने, अर्थशास्त्र। ये मौर्यकालीन, ठीक है, समाज के विषय में, ठीक है, राजा के कर्तव्य, मंत्री के कर्तव्य, पुरोहित के कर्तव्य, आज के समाज के विषय में मालूम पड़ता है, ठीक है। अर्थशास्त्र हो गया। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी। क्या लिखी? मुद्रा राक्षस लिखी, ठीक है। और हर्षवर्धन थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ठीक है। अलबुर्नी है, अलबुर्नी थे, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे। उस समय उन्होंने यहाँ पे आए और संस्कृत वगैरह सीखा। पहला मुसलमान था जिन्होंने यहाँ पे भारत आकर के भारतीय साहित्यों का अध्ययन किया है, ठीक है। तो उन्हें तहकीके हिंद लिखा अरबी भाषा में, ठीक है, तहकीके हिंद लिखा, ठीक है। और हाँ, अरबी भाषा में, ठीक है। और क्या कहते हैं इसके बाद, और अगर हम और पहले की बात, अल मसूदी, सुलेमान आदि जैसे, ये तो विदेशी यात्री थे, लेकिन उस समय यहाँ पे आए, उन्होंने लिखा, ठीक है। तो लौकिक साहित्य में बहुत सारे साहित्य यहाँ पर, बाणभट्ट, हर्षचरित, ठीक है, कल्लड़ की राज तरंगिणी, ऐसे तमाम पुस्तक है, ठीक है, जिनसे हम प्राचीन भारतीय इतिहास जाने। ये भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, ऐसे बहुत सारे साहित्य हैं, उनके द्वारा हम लोग भारतीय इतिहास जानने के स्रोत के रूप में ले सकते हैं। विदेशी यात्री जो विदेश से भारत आए, ठीक है। हाँ, देखो विदेशी यात्री, एक तो विदेशी यात्री कौन कौन? वृत्तांत, जो आकर के भारत में आकर के आए और उनके विषय में लिखा। हेराटोटस, पहला जो भारतीय इतिहास के जनक कहे जाते हैं, कौन? हेराटोटस, ठीक है। उन्होंने भारत और फारस, ठीक है, ठीक है, ये भारत कभी आए नहीं, भारत और फारस। तो भारत और फारस के बीच में जो व्यापारिक संबंध होते थे, जनश्रुतियों लोगों के द्वारा सुन करके उन्होंने हिस्टोरिका नाम की पुस्तक लिखी, ठीक है। फिर क्या हुआ, सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ, डायमिटस, ठीक है, अरिस्टोबुलस आदि जैसे लोग आए, उन्होंने क्या है, यहाँ के भारतीय, प्लिनी, टॉलमी जियोग्राफी, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, और रेसियंसा अज्ञात लेखक, ऐसे लेखक आए, उन्होंने यहाँ पे भारत के विषय में, खान पान, रहन सहन आदि के विषय में उन्होंने लिखा, ठीक है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हो गए। फिर उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तो मेगास्थनीज आया, उन्होंने क्या लिखा? मौर्यकालीन के इतिहास के विषय में इंडिका लिखा। क्या लिखा मेगास्थनीज ने? इंडिका लिखा। फिर गुप्त काल में फायान आया, फायान आया, इसने फोक्कोकी लिखा। क्या लिखा? फोक्कोकी, ठीक है। फिर ह्वेनसांग के समय में, जैसे हर्षवर्धन समय ह्वेनसांग आया, उसने किया, कौन सी पुस्तक लिखी? सी यू की। क्या लिखा? हाँ, सी यू की लिखा, ठीक। हाँ, सी यू की, ठीक है, ये पुस्तक लिखा है। तो ऐसे विदेशी यात्री जो आते रहे, अब्दुल रज्जाक हुआ, ठीक है, बाद में मध्यकाल में भी आए, टेवेनियर आए, ठीक है, और पायस आए, ये सारे लोगों ने विदेशी यात्री। प्राचीन, हमको प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें हम लोग इतना इसमें पढ़ सकते हैं, इनके द्वारा हम भारतीय इतिहास जानने के स्रोत के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।